नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता देते हैं, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 9,642 नए संक्रमित मिले हैं। 4,643 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यह बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। 137 संक्रमितों की यहां पर मौत हुई है और एक्टिव केस 67,000 पार कर चुके हैं। तो बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड के लिए सच में चिंता के लायक है, जहां पर एक्टिव केस 67,000 पार कर चुके हैं और अब तक 2,29,993 कुल संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं, जिनमें से 67,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं, कुछ अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोरोना ने सारे रिकॉर्ड उत्तराखंड में तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में राज्य से 9,642 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 4,643 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही 137 संक्रमितों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस 67,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 2,29,993 संक्रमित हो चुके हैं। और 24 घंटे में 9,642 नए संक्रमित सामने आ चुके हैं। 4,643 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 137 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता देहरादून से। तो जितेंद्र, यहां पर समझना चाहेंगे, एक्टिव केस की संख्या 67,000 के पार हो चुकी है। अब प्रदेश में किस तरह से नई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, उत्तराखंड में आज जो स्थिति है वो बड़ी भयावह हो चुकी है और आए दिन जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देहरादून जो है वो टॉप हॉटस्पॉट में से एक हो गया है और देहरादून में सबसे ज्यादा जो एक्टिव केस हैं वो देहरादून में देखने को मिल रहे हैं। रोज जो नए केस संक्रमितों के आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा देहरादून में देखने को मिल रहे हैं। और देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी राज्य की बात करें तो पूरे जिलों में भी अब संक्रमितों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आन पड़ी है। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग पहले से संक्रमित हैं कम से कम 10 से 12 दिन उन लोगों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और ऐसे में अगर पर डे उत्तराखंड में 9,000 तक केसों की संख्या पहुंच रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 9,000 नए मरीजों के लिए संक्रमितों में से अगर 50% भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके लिए व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे हॉस्पिटल फुल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अब तो स्थिति ये आ गई है कि जो विश्वविद्यालय है, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं और जो सत्संग भवन की जो बिल्डिंगें हैं उनमें भी अब जो है व्यवस्थाएं तमाम तरह की जा रही हैं, चाहे ग्राफिक गिरा हो चाहे सत्संग व्यास वाले हों। तो इस तरीके की दिक्कतें भी सामने आने लगी है। तो अब प्राइवेट जो बिल्डिंगें हैं उनको भी सरकार अधिग्रहण करके उनमें अब जो है कोविड सेंटर को संचालित करने की बात कह रही है, लेकिन स्थिति जो है वो काफी खतरनाक दिनों दिन होती जा रही है। जी, यहाँ पर ऑक्सीजन के क्या हालात है? क्या ऑक्सीजन की पर्याप्त सुविधा है यहाँ पर, या ऑक्सीजन की भी किल्लत से पूरा प्रदेश जूझ रहा है? जी, हालांकि सरकार तो दावे कर रही है कि ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी आंकड़े जो हैं वो जो हकीकत है उससे इतर है। क्योंकि हम लोगों के पास भी कई आए दिन फोन आते हैं, लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बड़ी बमुश्किल लोगों की कहीं व्यवस्था हो पा रही है। तो कुल मिला के अगर जमीनी हकीकत देखें तो अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऑक्सीजन की किल्लत से भी उत्तराखंड को जूझना पड़ सकता है और जूझ भी रहा है। लगातार आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को हम एक और यहां पर खबर बता देते हैं, जो कि कोरोना संक्रमण से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। छुट्टियां 7 मई से शुरू हो चुकी हैं और अगले महीने 12 जून तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय कोरोना वायरस के प्रसार की चेन को तोड़ने के लिए लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 7 मई से 12 जून तक अवकाश घोषित किए जाएंगे और राज्य के उच्च शिक्षण संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे। यह तय हो चुका है कि 12 जून तक अब उच्च शिक्षा के जो भी संस्थान हैं वो बंद रहेंगे, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो। और कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। धन सिंह रावत ने भी इसका अनुमोदन किया था, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जा चुका है। और शिव स्वरूप त्रिपाठी जो उप सचिव हैं, उन्होंने इसके संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि इसके लिए यहां पर बिल्कुल साफ कर दिया कि 12 जून तक पूरी तरह से संस्थान बंद रहेंगे। तो संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जो ये आदेश जारी किया गया है, इनमें किन किन शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है?
जी देखिए, कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने नई रणनीति अपनाई है और डॉक्टर धन सिंह रावत के आह्वान के पश्चात शासन द्वारा राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिक्षा हमारा जारी कर दिया गया है। निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उसी के क्रम में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दूसरी लहर के दृष्टिगत मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 7 मई से 12 जून तक 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त निजी विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय और जो भी अशासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं पूरे प्रदेश भर में संचालित हो रहे हैं, उन सब में तमाम विद्यालयों में 7 मई से 12 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। तो कोरोना के बढ़ते जो प्रभाव है उसको देखते हुए ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और ये सही निर्णय भी है, क्योंकि आए दिन उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में विद्यालयों का खुलना कोई लाजमी नहीं था। तो ये सरकार का एक सराहनीय कदम है और हो सकता है इससे कुछ फायदा भी लोगों आम जनमानस को मिले। जी जुड़े रहिएगा आप लगातार हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को यहां पर बता देते हैं, जहां पर देहरादून जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डाक पत्थर के GMVN गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया है। इस दौरान विकासनगर, कालसी, चक्राता और जौनसार क्षेत्र के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही कोविड उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा देहरादून नगर के अस्पतालों पर मरीजों के लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने हेतु उपलब्ध विकल्पों को देखा गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और स्थानीय नागरिकों ने इस दौरान प्रभारी मंत्री को इस संबंध में सुझाव दिए और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। तो कैबिनेट मंत्री ने गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया है, GMVN गेस्ट हाउस का जायजा लिया है। तो कैबिनेट मंत्री ने गेस्ट हाउस का जाकर यहां पर निरीक्षण किया है और GMVN गेस्ट हाउस का जायजा लिया है। यहां पर पहुंचकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और उन समस्याओं को यहां पर सुना भी गया है। जितेंद्र पेटवाल लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जितेंद्र, कैबिनेट मंत्री जब गेस्ट हाउस पहुंचे तो नागरिकों ने किस तरह की समस्याएं इनके सामने रखी? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जो एडमिट की है वो सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में आन पड़ी है, क्योंकि देहरादून जिले के सारे अस्पताल फुल हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं बची है, ना कोई गुंजाइश बची हुई है। आए दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और बड़े तादाद में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में नए विकल्प है उनको तलाशा जा रहा है और इसी विकल्प के स्वरूप जो है विकासनगर का जो GMVN का गेस्ट हाउस है उसको नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि उसमें कुछ बेड की व्यवस्था की जाए और वहाँ जो संक्रमित हैं उनको रखा जाए। तो जगह जगह जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको भी अधिग्रहण किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों की बिल्डिंग्स हैं उनको भी अधिग्रहण किया जा रहा है, तो सामुदायिक भवन है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है। तो उसी क्रम में जो राजनीति से जुड़े हुए हमारे व्यक्ति हैं और जो हमारे मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं, ऐसे तमाम लोग जो है क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जहां जो संभावनाएं देखी जा रही है उनको तलाशा जा रहा है और आगे के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो जिसको देखते हुए प्रदेश में जो ये कोरोना का संक्रमण है उससे बचाव के लिए क्या क्या अन्य उपाय किए जा सकते हैं, कहाँ कोविड सेंटर स्थापित किए जा सकते हैं, कहाँ मरीजों को इमीडिएट भर्ती कराया जा सकता है अगर कोई बड़ी दिक्कत का सामना किसी को करना पड़े। तो ये सब विकल्प तलाशे जा रहे हैं और इनमें आम जनमानस से लेके राजनेता भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह की समस्याएं मंत्री के सामने लोगों ने रखी हैं, वो समस्याएं पूरा प्रदेश इस वक्त सामना कर रहा है, उन समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो भी अस्पताल हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, वहाँ पर जगह नहीं है और बिल्कुल भी ऑक्सीजन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत में नजर नहीं आ रहे लोगों को। लोग बोल रहे हैं कि हम जाते हैं, जो प्लांट्स हैं उनके बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन हमको नहीं दी जाती है। तो इस तरह की तमाम समस्याओं को इन्होंने मंत्री के सामने रखी है और कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा, इनका निस्तारण कर दिया जाएगा और कोविड को लेकर पूरी तरह से तैयारियां सरकार कर रही है। चमोली जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 314 नए मामले सामने आए और जिले में अब तक 2356 केस एक्टिव हैं। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं डीएम स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 2356 है और लगातार यहां पर सैंपल लिए जा रहे हैं। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने भी निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी अधिक से अधिक सैंपलिंग हो सके आप लोग कीजिए, भले ही
थोड़ा उछाल आएगा मामलों पर, लेकिन ये भविष्य के लिए ठीक होगा क्योंकि पहचान शुरुआती स्तर पर ही हो जाएगी कि कहां पर कंटेनमेंट जोन हमको बनाना है, कौन से जोन को हमको रेड जोन घोषित करना है, और हम पहचान कर पाएंगे आसानी से कि कोरोना संक्रमित किस किस क्षेत्र में ज्यादा है। तो एक्टिव केसों की संख्या यहां पर 2356 हो चुकी है और कोरोना का कहर यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताएं कि 24 घंटे के अंदर ही 314 नए संक्रमित सामने आए हैं, जिससे कि चमोली में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। अब एक्टिव केस 2356 हो चुके हैं और इसके बाद से ही डीएम स्वाति भदौरिया लगातार सक्रिय हैं, लगातार चौकन्ना हो चुकी हैं। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं और कहा है कि आप जल्द से जल्द इस तरह की जो भी सैंपलिंग है आप उनको करते रहिए। उछाल आएगा लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये आने वाले कल के लिए ठीक रहेगा कि कोरोना संक्रमितों की पहचान प्राथमिक स्टेज पर ही की जा सकती है। में गौचर क्षेत्र के भटनगर में रेलवे के निर्माण कार्य में लगी मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के परिसर में करीब 40 से अधिक व्यक्तियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उक्त परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आज राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त परिसर का और वहाँ पर बैरिकेडिंग करा दी गई है। खाद्यान्न, राशन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहाँ पर सभी के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। जोशीमठ में बढ़ते कोरोना के चलते अब हिमालयी वन्यजीव जंतुओं पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते चारागाहों और नेशनल पार्क सेंचुरियों में अपने प्राकृतिक आवासों में विचरण करने वाले दुर्लभ वन्यजीव जंतुओं और पालतू जीवों के जीवन बचाने के लिए वन विभाग कड़े उपाय करने लगा है। इसके चलते वन्य क्षेत्रों में 15 मई तक पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते द्रोणगिरी घाटी के दुर्लभ पालतू जीव याकों के झुंड भी निचले क्षेत्रों से ऊपरी हिमालय बुग्यालों की ओर रुख करने लगे हैं। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वन्य जीवों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वन क्षेत्रों में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे समझना चाहेंगे क्या मौजूदा परिस्थिति है और किस तरह से अब पर्यटक अगर आना चाहते हैं तो अब उनको क्या पूरी तरह से रोक दिया गया है यहाँ पर? जी आलोक, बिल्कुल जिस तरह से विशेषकर चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में लगातार पाबंदी के बावजूद कोरोना के जो केस बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग और जोशीमठ जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और अदर्स वन विभाग के जो उच्च अधिकारी है उन्होंने जो एक आदेश जारी करके फिलहाल 15 मई तक जो है उच्च हिमालय के जितने भी नंदा देवी हमारे नेशनल पार्क, बुग्याल पार्क और जितने भी सेंचुरी और बफर जोन यहाँ पे घोषित है उनमें जो है मानव गतिविधि और किसी भी तरह की पर्यटन गतिविधियों और किसी भी स्थानीय लोगों की आवाजाही पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है, क्योंकि बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए कहीं जो दुर्लभ वन्यजीव यहाँ पे बिल्कुल निचले इलाकों में आजकल आए रहते तो उनपे इसका असर न हो। फिलहाल 15 मई तक जो है इस पे रोक लगी है। जी तो यहाँ पर क्या किसी भी तरह के वन्यजीव के भी संक्रमित होने की खबर सामने आई है? आलोक जी, देखिए अभी फिलहाल तो इसकी कोई ऐसे घटना जो सामने नहीं आई, लेकिन नगर क्षेत्र को लेकर के सतर्कता बढ़ती जा रही है और नगर पालिका के जो कई वार्डों में जो है पूरी तरह से जो है कोरोना ग्रस्त जो है घोषित कर दिया गया, जिनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। तो इनसे सटे हुए जो आवाजाही के क्षेत्र हैं और औली क्वारीपास से लेकर के आपका द्रोणगिरी घाटी का जितना भी बुग्याली क्षेत्र है यहीं से होकर गुजरता है। तो किसी भी अनहोनी को देखते हुए ताकि जो ये संक्रमित बीमारी जो है वन्य जीवों पर न फैले, फिलहाल एहतियात के तौर पे ये 15 मई तक जो है ये घोषणा की गई है कि यहाँ पे जो है हिमालय के जो बुग्याल है इनमें 15 मई तक किसी तरह की आवाजाही न हो, इसलिए जो है ये आदेश जारी किया गया है। संजय, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और जोशीमठ से खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बता देते हैं। कोरोना कर्फ्यू के बाद भी जोशीमठ नगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 125 कोरोना केस मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ चुकी है और नगर वासियों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते पालिका के अधिशासी अधिकारी और सफाई सुपरवाइजर ने सभी गली मोहल्ले को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया है और ब्लीचिंग छिड़काव किया गया है। तो यहां पर कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। 2 दिनों में 125 संक्रमित सामने आ चुके हैं। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। लगातार हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार यहां पर जुड़े हुए हैं। तो संजय, किस तरह की तैयारियां यहां पर नगर पालिका द्वारा की जा रही है और अब वहां की जनता का क्या मानना है कि वो घरों में रह रही है या अभी भी जैसे पहले बाहर घूम रही थी वैसे ही बाहर घूम रही है?
जी बिल्कुल आलोक जी, आपको बताना चाहूंगा कि जोशीमठ क्षेत्र जो सीमांत उत्तराखंड का जो आखिरी सीमांत नगर है, और यहाँ पे जो पिछले साल जो कोरोना संकट यहाँ पे आया हुआ था, उसमें बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या मिलती थी। लेकिन इस बार जो है सबसे अधिक जोशीमठ नगर ही कोरोना क्षेत्र घोषित हो रहा है। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो 125 कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पे आ चुके हैं। बावजूद इसके जो 12 बजे तक का समय स्थानीय प्रशासन ने मुख्य बाजार में दिया हुआ है कि आप कुछ जरूरी सामान खरीद सकते हैं, कल तक लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और खुलकर आदेशों की जमकर खीले उड़ाई जा रही थी। लेकिन जब से आज रविग्राम जोशीमठ का जो रविग्राम वार्ड और 1-2 अन्य वार्ड है, उनको जो है सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मिलने से जो है उनको संक्रमित जोन घोषित कर दिया गया। नगर पालिका जोशीमठ लगातार युद्ध स्तर पर वहाँ पे छिड़काव, सैनिटाइज और जो है पूरे एरिया को बंद कर दिया गया। और इसके बाद आज जाके कुछ थोड़ा सा मार्केट में और इधर उधर जो चहल पहल जो है क्षेत्र में कम हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। वहीं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की किच्छा इकाई ने स्वास्थ्य विभाग के एडीटीओ हरेंद्र मलिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। बता दें कि एक प्रेस नोट सूचना विभाग ने जारी की थी। सूचना विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर जब पत्रकारों ने खबर प्रकाशित कर व्हाट्सएप पर शेयर कर दी तो खबर पर स्वास्थ्य विभाग के एडीटीओ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे क्षेत्र के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। वहीं पत्रकारों ने कार्रवाई न होने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रणजीत सिंह उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रणजीत, सबसे पहले समझना चाहेंगे पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल आलोक, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह हरेंद्र मलिक द्वारा कुछ राजनीतिक लोगों को 18 साल और 45 साल के बीच में इंजेक्शन लगा दिए गए थे, जो कि 1 मई से पहले लगा दिए गए थे, जिसका संज्ञान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के पास पहुंचा था। उन्होंने इस पर इनको नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के बाद जो खबर पत्रकारों द्वारा छापी गई थी, तो इस पर आपत्तिजनक टिप्पणी हरेंद्र मलिक द्वारा की गई थी। जी तो इसके बाद अब यहाँ पर पत्रकारों की मांग क्या है कि वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हरेंद्र मलिक जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है उससे माफी मांगे और उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणजीत, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले आज हमने यहाँ पर रोडवेज परिसर के अंदर जो है पुतला दहन किया है। जो हरेंद्र मलिक है स्वास्थ्य विभाग के एडीटीओ, उनका हमने पुतला दहन किया। और साफ शब्दों में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लगातार पत्रकारों का शोषण जो सरकार द्वारा किया जा रहा है वो शोषण बंद होना चाहिए। सबसे पहले फ्रंट वॉरियर्स के रूप में हम लोगों को कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जानी चाहिए। और लगातार जो डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए हैं एडीटीओ हरिंदर चौधरी के खिलाफ, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसकी मांग को लेकर ही आज हमने यहाँ पे पुतला फूंका। वहीं पौड़ी जिले के भैंसवाड़ा गांव में 2 व्यक्तियों पर भालू ने हमला कर दिया है, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो 2 युवकों पर भालू ने यहां पर हमला किया और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक की हालत नाजुक बनी हुई है, ऐसा बताया गया है। दोनों का समुचित इलाज हालांकि किया जा रहा है, लेकिन एक की हालत गंभीर बताई जा रही है क्योंकि उसको नाखून बहुत ज्यादा लगे हैं, गहरे जख्म है उसके। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द से जल्द इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत थोड़ा नाजुक है। जो दूसरा युवक है उसकी हालत धीरे धीरे ठीक हो रही है। वन विभाग के लिए सभी जगह सूचना भेज दी, अभी तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं आई उनकी। और यहाँ पर हॉस्पिटल के कर्मचारी जो भी आप लगे हुए वो अपने उसमें लगे हुए काम पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है? ये ट्रीटमेंट अभी ठीक ही चल रहा है उनका। उन्होंने फटाफट जो भी अपना क्या स्थिति है यहाँ पे इनकी? स्थिति एक तो खतरे से वो है, एक तो यहाँ से रेफर करके बाहर ले जा रहे हैं। क्या नाम है इनका घायल का? ज्यादा जो अनूप सिंह ने की है। वन विभाग की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं आई। सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह से आया? कैसा है? प्राइवेट गाड़ी बुक करके लाई गाँव से। है बंगलों के जो ऊपर जंगल है उसमें उसमें हमला किया है 2 लोगों पे। और एक का जो है दायां जो हिस्सा है सिर का वो उसने काफी हद तक जो है डैमेज कर दिया है। और दूसरे का जो है दायां पैर
और सिर में जो है उसने जख्म ले रखे हैं। सर्जरी वाले आए हुए हैं, हमने उनको सूचना कर दी है। जिसका सिर का हिस्सा ज़्यादा डैमेज है उसको हम एम्स रेफर कर रहे हैं, दूसरा स्टेबल है, उसको हमने जो है सारे ट्रीटमेंट देके अब घर के लिए हम भेज रहे हैं। बीच बीच में वो अपने ट्रीटमेंट के लिए आता रहे। मसूरी पुलिस ने कोविड के नियमों के साथ कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन न करने वाले 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है। मसूरी में कोविड नियमों के साथ कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा कोविड के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन लगातार कर रहे हैं। इसके चलते कोरोना पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। कोविड की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जा रही है। 39 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो मसूरी से आए दिन इस तरह की शिकायतें सामने आती रहती थी कि लॉकडाउन लगा है, लोगों को रोका जा रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बहाना बनाकर लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, वाहनों को सीज किया जा रहा है, बड़े भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, ताकि लोग अब समझ जाएं कि अब बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि यहां पर लोगों की आवाजाही से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। और पुलिस ने अब यह बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी प्राथमिकता कोरोना की चेन को तोड़ना है, न कि आपकी सुविधाओं को देखना। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको मसूरी से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन हर किसी को रोककर यहां पर उनसे गंतव्य स्थल तक जाने का कारण पूछ रही है। और अगर कोई ठोस कारण नहीं बता पा रहा है तो उनका चालान काटा जा रहा है, और जो बिना किसी वजह से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं अब उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील सोनकर मसूरी से जुड़े हुए हैं। तो सुनील, लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, बस अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना चाहते हैं। आलोक, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया। और जिस तरीके से कल डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने साफ संकेत दिए कि कोविड के नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मसूरी में देखा जा रहा है कि कई जो कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ के लोग भी कंटेनमेंट जोन के जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जो लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलकर बेवजह की आवाजाही कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और कई लोग कोविड के नियमों का, खासकर क्योंकि अगर कोरोना कर्फ्यू की बात करी जाए तो 12 बजे के बाद किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, परंतु देखा जा रहा है कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। आज 39 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और मसूरी कोतवाल देवेंद्र रसवाल ने बताया कि यहाँ पर ये कार्रवाई लगातार जारी की जाएगी। सभी चौकी इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो उनके क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, वहाँ से किसी भी व्यक्ति को सिर्फ मेडिकल को लेकर सिर्फ मेडिकल वाले ही बाहर आ सकते हैं, बाकी किसी को भी बाहर आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर कोई लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो निश्चित रूप से अपने घरों में ही सबको रहना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी राज्य सरकारों की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप बिल्कुल सख्त हो जाइए, किसी भी तरह की छूट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कई और लोगों की जान जा सकती है। सितारगंज में सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत के बाद संयुक्त टीम ने सितारगंज शहर के खटीमा रोड पर एक गोदाम में छापेमारी की है। गोदाम से टीम को एक्सपायरी डेट के कई टिन मिले हैं। बता दें कि तहसीलदार परमेश्वरी लाल, फूड निरीक्षक आशा आर्य, एसएसआई सुधाकर जोशी, राजस्व उप निरीक्षक शेखर आर्य की टीम ने सरसों तेल के थोक विक्रेता के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की है। वहीं थोक कारोबारी सरसों तेल बिक्री का लाइसेंस टीम को नहीं दिखा सका। टीम ने सरसों तेल के नमूने जांच के लिए उठा लिए। वहीं टिहरी में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से नालों का पानी उफान पर आ चुका है, जिससे खेत और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बादल फटने से पानी खेतों में घुस चुका है। इसके चलते गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें कि मोटर मार्ग पर एक मिनी ट्रक
पिपोला के पास मलबे की चपेट में आ गया। ट्रक में सवार वाहन चालक और दोनों अन्य मजदूर सुरक्षित बच निकले। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।